सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। जवाब तो चाहिए मैं आज बात होगी गहलोत के गेम प्लान की। जी हां, राजस्थान की सियासी लड़ाई में अब तक कई मोड़ आए। सचिन पायलट को दरकिनार कर गहलोत ने अपना दबदबा साबित किया। कांग्रेस आलाकमान पर भी गहलोत का जादू छाया और पायलट पर आरोप लगाकर गहलोत अपना बचाव करते नजर आए। लेकिन क्या राजस्थान की सियासी उठापटक की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी? क्या गहलोत ने पहले से ही गेम प्लान सेट कर रखा था? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से गहलोत के खेल में पायलट फंस गए और कांग्रेस आलाकमान को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। राजस्थान में अब तक जो हुआ, अगर उस घटनाक्रम को समझे तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेल है वो पहले से ही सेट किया गया था। किस तरह से पायलट को सत्ता से बाहर करने के लिए प्लान बनाया गया, पहले पूरा घटनाक्रम देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में गहलोत का सियासी खेल। गहलोत के जाल में फंसे पायलट। कांग्रेस आलाकमान को नहीं लगी भनक। गहलोत का गेम प्लान कांग्रेस में आर पार। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। जिन गहलोत को कांग्रेस गेम चेंजर मानती है, क्या कहीं गहलोत के खेल में पायलट का विकेट तो नहीं गिर गया? अगर राजस्थान के सियासी ड्रामे के घटनाक्रम को समझे तो 12 जुलाई गहलोत पायलट में तनातनी की खबरें आई। गहलोत खेमे ने बताया बीजेपी के संपर्क में है पायलट। एसओजी ने पायलट को नोटिस भेजा। सरकार गिराने की साजिश में नोटिस मिला। कांग्रेस के सभी विधायकों को जयपुर बुलाया गया। इन खबरों के बीच चर्चा होने लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही पायलट भी बीजेपी में शामिल होंगे और कांग्रेस को झटका देंगे। 13 जुलाई गहलोत समर्थक सीएम हाउस पहुंचे। मीडिया के सामने विधायकों की परेड हुई। सीएम गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों को सीएम हाउस में बुलाया और सबके सामने बहुमत का नंबर बताया। 14 जुलाई सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई हुई। डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लिया गया। पायलट गुट के 2 मंत्री भी निलंबित कर दिए गए। गहलोत ने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए। सचिन पायलट और उनके साथी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई के बाद गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने का बड़ा आरोप लगाया। 15 जुलाई पायलट गुट को स्पीकर का नोटिस मिला। राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया, जिसको जाना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पायलट गुट को गहलोत ने अपनी ताकत दिखाई तो गहलोत का जादू कांग्रेस आलाकमान पर भी चला। राहुल गांधी ने कह दिया, पुराने लोग जाएंगे तभी न आएंगे। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। 16 जुलाई गहलोत गुट ने 3 ऑडियो जारी किए। बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया। ऑडियो जारी कर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गई। कथित ऑडियो को बीजेपी ने नकार दिया। 17 जुलाई पायलट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। स्पीकर के नोटिस पर रोक लगी। 18 जुलाई फोन टेपिंग पर बीजेपी ने सवाल पूछे, सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस ने इस पर भी गुमराह करने की कोशिश की। 19 जुलाई टेप कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। इस घटनाक्रम को समझने के बाद ये साफ होता है कि आखिर किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत पायलट को जाल में फंसाया गया और एक-एक कर उन पर बड़ी कार्रवाई की गई। पायलट को इस बीच इतना समय भी नहीं मिला कि वो इन मुद्दों को समझ पाते। फिलहाल आगे सियासी उठापटक का अंत अब होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक साजिश की बू आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तमाम ऐसे सवाल हैं, आखिर क्यों गहलोत ने किया, ये बात भी है।
क्या ये गहलोत ने ही किया है? जी हाँ, कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपके मन में भी यही आएगा कि ये गहलोत का ही शायद एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था, गेम प्लान था। क्यों विद्रोह करने वाले सामने नहीं आए? गहलोत ने मंत्री तो बनाए लेकिन काम उनसे नहीं कराया। व्यापारी से संपर्क करवाया गया, फोन टेपिंग की गई। ये सब गहलोत की तरफ से ही हुआ कि फोन टेपिंग हुई। नेताओं पर एफआईआर कराई गई। जी हां, ये सब भी गहलोत की तरफ से ही हुआ। क्या ये गहलोत ने ही किया? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आलाकमान को भी गहलोत ने खुद ही आगाह किया। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए, विधायकों की बैठक हो या राज्यपाल से मिलना हो, सब कुछ गहलोत ने खुद ही किया। तो फिर क्या ये गहलोत का ही मास्टर प्लान था, गेम प्लान था? तमाम ऐसी बातें हैं जो सीधे इशारा कर रही हैं कि क्या ये गहलोत का ही प्लान था। सचिन को बाहर करने के लिए ये पूरा घटनाक्रम जरूरी था। ये भी समझना है कि गहलोत ने ऐसा क्यों किया। खुद करते तो स्थिति नियंत्रण में रहती, इसीलिए सचिन को बाहर करने के लिए पूरा घटनाक्रम जरूरी था। जनता के बीच सहानुभूति पाने के लिए गहलोत ने पूरा गेम प्लान रचा। अविश्वास प्रस्ताव आता है तो 6 महीने मिल जाएंगे। और एक और अहम बात यह है कि बीजेपी को कुछ करने का, कुछ भी खेल बिगाड़ने का या कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, और ना ही सचिन पायलट को कुछ भी सोचने का, कुछ करने का मौका मिला। ये भी अहम बात है कि गहलोत ने आखिर ये पूरा समय क्यों चुना, इसी समय क्यों ये सब कुछ हुआ। ये समय इस समय इसीलिए चुना गया क्योंकि मध्य प्रदेश में बदलाव हो चुका था, बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी थी। तो एक तरह से पॉलिटिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम था, यानी कि राजनीतिक समय बिल्कुल ठीक था, सही राजनीतिक समय। अहम बात, दूसरी अहम बात, सरकार को 2 साल हुए और अगर देर करते तो दिक्कत होती। सचिन और बीजेपी की तैयारी को भी समय नहीं मिल पाया, ना तो बीजेपी अपनी तैयारी कोई कर पाई जिस तरह से गहलोत ने पूरा गेम प्लान रचा, और ना ही सचिन पायलट को किसी तरह की कोई तैयारी करने का एक तरह से मौका मिल पाया। एक के बाद एक ऐसी चीजें हुई जो सीधे ये इशारा कर रही हैं कि गहलोत ने ही पूरा गेम प्लान रचा। अब ये भी जरा सोचने वाली बात और विचार करने वाली बात है कि अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है। जो ये पूरा गेम प्लान है, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आगे इस मामले में और क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। गहलोत का अगला कदम विश्वास मत हासिल करना होगा। यह भी हो सकता है कि गहलोत विधानसभा सत्र के लिए दबाव बनाए। प्लान बी ये हो सकता है गहलोत का कि अगर विश्वास मत ना हासिल किया जाए तो चुनाव की मांग की जा सकती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो भी गहलोत को ही फायदा मिलेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती है तो गहलोत को फायदा कैसे मिलेगा, गहलोत को फायदा इस तरह से मिलेगा कि सत्ता जाने के बाद भी पार्टी का नेतृत्व तो गहलोत ही करेंगे ना। तो ऐसे में अपनी बेटे को राजनीति में स्टैब्लिश करने के लिए, अपने बेटे को राजनीति में आगे लेकर जाने के लिए गहलोत के पास समय होगा और वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से राजनीति में स्टैब्लिश कर सकते हैं। और उनके मुकाबले देखा जाए तो सचिन पायलट नहीं होंगे। क्यों? सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखा चुके। तो ऐसे में गहलोत के पास पूरा मौका है और एक तरह से तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देखकर यही लग रहा है कि शायद ये पूरा गेम प्लान अशोक गहलोत का ही रचा गया था। बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस चर्चा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख हैं, बीजेपी नेता हैं। साथ ही हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे साथ विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे ही करना चाहेंगे, क्या ये सब अशोक गहलोत का ही मास्टर प्लान था? जो सब कुछ किया गया एक के बाद एक, अगर हम घटनाक्रम देखें तो गहलोत ही सबसे ज्यादा हाईलाइट में नजर आ रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ गहलोत का ही मास्टर प्लान था? देखिए, ये सब मैं आपको सबसे पहले तो आपके इस पवित्र चैनल पर सावन माह के पवित्र महाशिवरात्रि की बधाई पूरे देश को चाहता हूँ और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हर हर महादेव इस देश को कोविड से बचाओ, महंगाई से बचाओ और बीजेपी की मार और अत्याचार से बचाओ। अब मैं ये बता दूं, ये सारी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के एक गुट, एक दल, एक संस्था द्वारा तैयार किया गया था। वेरी फर्स्ट डे से ये उस दिन से तैयारी थी जब राजस्थान में हार हुई थी और कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार बनी थी।
देश की बड़ी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जिसमें इन्होंने वादा किए थे 15 लाख रुपए की महंगाई घटाने के, काला धन लाने के और देश को प्रगति की और 5 ट्रिलियन की अपनी वो बनाने की कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन जब सरकार सब में फेल होती चली गई, 5 ट्रिलियन की जगह 5 किलो अनाज पे 81 करोड़ लोगों को ला दिया और उन्हें भिखमंगा बना दिया, भिखारी बना दिया कि हम 5 किलो मतलब अनाज देंगे। आपके अनुसार ये सब बीजेपी का स्क्रिप्ट किया हुआ था। लेकिन अगर बीजेपी का स्क्रिप्ट किया हुआ था, मैं आप ही की बात से बात जोड़ रही हूँ, अगर बीजेपी का स्क्रिप्ट किया हुआ था तो हर पॉइंट पर आखिर गहलोत ही क्यों हाईलाइट में नजर आ रहे हैं? कल भी अगर हम कल की लेटेस्ट बात भी देखें तो कल गहलोत खुद ही राज्यपाल के पास जाते हैं, 102 विधायकों की सूची वो उन्हें सौंपते हैं, यानी कि सीधे तौर पर वो अपनी बहुमत साबित कर रहे हैं एक तरह से, और बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है। तो फिर बीजेपी का ये स्क्रिप्ट कैसे हो सकती है? मैं इसलिए बताता हूँ आपको एंकर महोदया जी कि गहलोत साहब चूंकि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उनका जिम्मेदारी है कि जो प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने विश्वास उनके ऊपर जताया है, तो उस विश्वास को जो खंडित कुछ लोग धन बल से, बाहुबल से और सारे बलों से करना चाह रहे हैं, उसको किस तरह से खंडित होने से रोका जाए। एक चुनी हुई सरकार को किस तरह से मध्य प्रदेश में गिराया, किस तरह से कर्नाटक में गिराया, किस तरह से अरुणाचल में गिराया, किस तरह से गोवा में गिराया, तो उस सबके तहत गहलोत साहब अपने साथ अपने कंधों पर जिम्मेदारी रखते हुए, क्योंकि देश के जानबाज प्रधानमंत्री साहब तो कोविड के मामले में कहा था 21 दिनों में भगा देंगे, और अब 11 लाख मरीज हो गए और 26,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, और अब कह दिया कोरोना के साथ जियो और आगे बढ़ो। तो ऐसे ही राजस्थान को वो चाहते हैं कि उसका विखंडित कर दिया जाए, उसके पर इस चीज के लिए तो वसुंधरा राजे ने जब ट्वीट किया, कल उन्होंने आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, और कल जब उन्होंने ट्वीट किया तो इस चीज के लिए तो वो कांग्रेस सरकार को दोषी ठहरा रही है राजस्थान में, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने में कांग्रेस जुटी हुई है, दोषारोपण करने में जुटी हुई है, टिड्डी दल का हमला हो रहा है, राजस्थान में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, अपराध हो रहा है, इस तरफ कांग्रेस का ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे पे दोषारोपण कर रहे हैं। पूर्व सीएम का ये ट्वीट था। राजस्थान में कोविड का अगर रेशो देखा जाए तो हिंदुस्तान में राजस्थान का उदाहरण दिया जा रहा है कि राजस्थान भीलवाड़ा मॉडल अपना लीजिए, लेकिन चूंकि एटीएस जांच कर रही है, इनके 2 लोगों के नाम सामने आ गए हैं। गहलोत साहब ने वो सीडी अब उस पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी ये कहावत इनके बयानवीर और शब्दवीर कर रहे हैं। मतलब ये एक तरह का उदाहरण ये है, अगर कोई हत्या कर रहा है, कोई लूटपाट कर रहा है और सपोज उसका कोई वीडियो बना रहा है, तो वो ये कह रहा है कि साहब आप मेरी निजीता भंग कर रहे हैं, मुझे हत्या करने दीजिए, मुझे डकैती करने दीजिए, मेरी वीडियो मत बनाइए। अगर मेरी वीडियो बन जाएगी तो देश की सरकार के साथ जो संलिप्तता है मेरी उस डकैती में, उस हत्या में, उस लोकतंत्र की खून करने में, वो खुल जाएगी। तो यही देखिए कैसी प्रक्रिया है। हम ये चाहते हैं लोकतंत्र में सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, और चल के उसको ये तो तय करेंगे। आपका काम केवल आप कोविड पे ध्यान नहीं दे रहे, कोविड में फेल हो गए, आप पेट्रोल डीजल पे ध्यान नहीं दे रहे, उसमें फेल हो गए, आप लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गए हैं। आप केंद्र की तरफ जा रहे हैं, ये चीज नहीं। हम फिलहाल राजस्थान की सियासी उठापटक पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम आगे डिटेल में इतना समय भी नहीं होता कि हम इतनी लंबी बात पर जाएं। हम राजस्थान की सियासी उठापटक पे बात करते हैं और मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि लग रहा है जो पूरा घटनाक्रम अभी हमने हमारे दर्शकों को भी दिखाया था, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो या फिर एमएलए की बात हो, विधायकों की बैठक हो, या अपनी बहुमत साबित करनी हो, राज्यपाल से मीटिंग हो, हर चीज में गहलोत ही आगे आ रहे हैं। पहले गहलोत ही आए, दोनों के बीच जो मतभेद हुए, अगर सचिन पायलट और गहलोत की भी बात करते हैं तो तब भी गहलोत ही आगे आए, हर चीज में गहलोत आगे आ रहे हैं। तो ऐसा क्या लग रहा है, संभावना क्या जताई जा रही है, क्या सबके सामने लग रहा है कि जो पूरा सब कुछ रचा गया षड्यंत्र था वो अशोक गहलोत का ही था, और उन्होंने ये समय चुन लिया कि ऐसा लगेगा कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यही हुआ, तो तुरंत इस तरह की पूरी चीजें कर ली जाए, और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। गहलोत, देखिए गहलोत साहब तो चीफ मिनिस्टर हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सोनिया जी, हमारे सारे लोग, मैं अजय वर्मा भी, और जितने राजस्थान के केवल बीजेपी के भक्त और अंध भक्तों को तो छोड़ दीजिए, जो इनके भक्त और बंद भक्त और आईटी सेल है जिनका उद्देश्य झूठ बोलना है, झूठ दिखाना है, सब लोग लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार बचाने के लिए गहलोत साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। राजस्थान के मामले में गहलोत साहब चूंकि वहां के संवैधानिक पद पर चुने हुए मुख्यमंत्री हैं,
देश के राजस्थान के लोगों में बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। पहले कोविड की वजह से गुस्सा था, अब फिर महंगाई के और तेल की वजह से गुस्सा था, और अब आपके सरकार गिराने की वजह से गुस्सा है। जनता माफ नहीं करेगी, इनको पूरी सजा देगी, और इस सजा की हम उम्मीद करते हैं कि इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ये ऐसे घिनौने और निंदनीय काम ना करें। अच्छा, फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा स्क्रिप्टेड था, लेकिन नजर कुछ और ही आ रहा है, जिस पर आज हम खासतौर पर बात कर रहे हैं कि गेम प्लान जो संभावनाएं जताई जा रही है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का था, क्योंकि इस बात से आप नहीं इनकार कर सकते कि हर जगह अशोक गहलोत ही सबसे पहले आगे आ रहे हैं। आपके सवालों का जवाब हम बीजेपी से दिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख जी हैं, बीजेपी नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सीधे अजय जी का ये कहना है कि बीजेपी द्वारा ये पूरी एक स्क्रिप्ट थी, जो राजस्थान में सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है वो सब बीजेपी का रचा हुआ षड्यंत्र था, और पहले से इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मोनिका जी आपका जी। और मैंने पूरी बात आपकी सुनी है, अजय जी की सुनी है, बहुत अच्छे से सुनी है। और वो आप बार बार राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सेंटर पे जाना चाह रहे हैं। हो सकता है जब आदमी कमजोर पड़ता है, जब अपने घर में आग लगती है तो उसे चिंता बाहर की ज्यादा होने लगती है, अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। और ये जो आज राजस्थान में घटना घट रही है, इसमें बीजेपी का नाम लेने की अभी जरूरत नहीं पड़ी। अभी लड़ाई जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की है, बीजेपी की नहीं है लड़ाई, कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की है, और उनके सम्मान की है। ये जो हमारे मित्र बता रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गहलोत साहब की और उनकी दुआई ले रहे हैं, ये शायद भूल रहे हैं कि राजस्थान में जो नंगा नाच, एक मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री को कहा है कि वो राज्य द्रोही है। सचिन को जो नोटिस गया है वो राजद्रोह का है। ये जो जनता की दलील दे रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं। हाँ जी। कि जो राजस्थान में घटना घटी हुई है वो उप मुख्यमंत्री जो है राजद्रोही साबित करने का काम कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम अशोक गहलोत है जी। और इससे बड़ी दुखदाई और दुखद घटना राजस्थान की जनता के लिए हो नहीं सकती कि लोकतंत्र में ऐसी सरकार राजस्थान में चल रही है। देवेंद्र जी के सवाल का जवाब, क्योंकि देवेंद्र जी सीधे ये कह रहे हैं कि राजद्रोह साबित करने की कोशिश की जा रही है, और नोटिस में भी इस तरह से धाराएं लगाई गई, जो एफआईआर दर्ज की गई। मेरे भाई हैं देवेंद्र जी, ज्ञानवान हैं, बड़े भाई हैं, अच्छे बीजेपी के नेता हैं। ये कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, गहलोत साहब हरियाणा के नहीं है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है उसके लिए सॉरी अजय जी, राजस्थान की बात है, मैंने राजस्थान का जिक्र किया। जी। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये जो पुलिस ने सामान्य प्रक्रिया के तहत नोटिस दिए हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी को भी गया है, डिप्टी सीएम को भी गया है, उसमें विधायकों को भी गया है, उसमें और लोगों को गया है। ये सामान्य प्रक्रिया के तहत, सिस्टम के तहत, कानून के तहत, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कानून से ऊपर नहीं है बीजेपी की तरह। ये कानून अपने जेब में रखते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। देखिए हमें इनमें इतना फर्क है कि हम लोग कानून का सम्मान करते हैं और ये कानून को जेब से निकाल के रखते हैं। सामने है आज तक सचिन, और जब कानून के रक्षक और कानून के जज इनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो सही ऑर्डर करते हैं। एक एक करके सुन लेते हैं। देखिए अजय जी, देवेंद्र जी, अजय जी, देवेंद्र जी इस तरह से बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बारी बारी कर बोल लीजिए। सिंधिया हो, पायलट हो, चाहे उनके पुत्र सचिन हो, चाहे उनके पुत्र ज्योतिराज सिंधिया हो, अगर उन्होंने, विपिन जी आप ध्यान से पूरी लड़ाई सुन लीजिए, फिर मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की कोशिश की है तो उठाकर उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। और राजद्रोह का, फिर मैं कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि राजद्रोह का नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। सचिन जमीनी नेता है राजस्थान का, उसे उसके समाज के साथ साथ सारे समाज भी पसंद करते हैं। मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं, मेरा विपक्ष का नेता है, कि जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते उसने 21 से 100 सचिन को कर दिया। और ये कहते हैं इनके नेता कि हमने 25 साल में सचिन को मंत्री बनाया, ये 17 साल अच्छा, ये बात तो है देवेंद्र जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, सचिन पायलट के लिए इस समय बीजेपी बड़ी भावुक नजर आ रही है। जिनसे बात करो वो सचिन पायलट की बड़ी तारीफ कर रहे हैं।
और यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। और जो ये जो दुहाई दे रहे हैं ना, देवेंद्र जी आप अजय जी की भी जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस के घर में डकैती डालते हैं, जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस हर 3 महीने कांग्रेस, कोरोना में कांग्रेस, महंगाई में कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए ये लड़ाई तो इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि बात यहाँ गहलोत की हो रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आ रहा है। अजय जी देवेंद्र जी लौट कर चर्चा पर आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा लोकतंत्र है कांग्रेस का कि आज ऐसा कैसा के लिए कोई चीजें नहीं बची। चलिए अजय जी देवेंद्र जी 2 मिनट। देवेंद्र जी अशोक गहलोत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना के हिंदुस्तान में माननीय मोदी साहब की मेहरबानी से देश के प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं हमने 156 देशों की कोरोना में मदद करी। भाइयों बहनों मित्रों, बिल्कुल की है भाई, कुछ उत्तर प्रदेश और भारत की भी मदद करते थे। जब यहाँ 11 लाख मरीज और 27,000 मौत नहीं हो पाती। भाइयों बहनों मित्रों, हम 40 रुपए का डीजल और पेट्रोल देंगे। भाई इंडिया के लिए भी आज 80 रुपए का डीजल पेट्रोल मिल रहा है। चलिए देखिए, इसको इतना आगे ना बढ़ाइए। अजय जी देवेंद्र जी आप दोनों से कहेंगे 2 मिनट शांत हो जाइए। लड़ाई कुछ ज्यादा आप केंद्र की तरफ इतना आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना पे आगे बढ़ रहे हैं, महंगाई पे आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दा यहाँ अशोक गहलोत का चल रहा है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है विपिन शर्मा जी। विपिन जी अभी भी क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं बखूबी। राजनीतिक पकड़ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत लंबे समय से आप राजस्थान की सियासत पर भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं कि क्या किस तरह से पूरा घटनाक्रम है आपके सामने है। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, सुदर्शन न्यूज पहले भी ये बात कह चुका है, ऐसी संभावनाएं जता चुका है, और वही अब दोबारा देखने को मिल रहा है कि ये सब कुछ अशोक गहलोत का ही गेम प्लान है। विपिन जी शांत रहिए। मैं देवेंद्र जी 2 मिनट शांत हो जाइए। आपने बोला अब दूसरों को भी बोलने दीजिए जी। मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि देखिए अशोक गहलोत का नाम इसलिए बार बार आ रहा है आगे क्योंकि कितने मतलब आप खुद देखिए कि ये हास्यास्पद है कि एक तरफ आप अपने नेताओं की बात खुद नहीं सुन रहे, अपने आला कमान की बात नहीं सुन रहे। यहां पर पहले राहुल गांधी ने अलग बोला कि जिसको छोड़नी है पार्टी वो छोड़ सकता है, वो बिल्कुल वो आजाद है, लेकिन वहां पर उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से ये बयान आता है कि आप जो है ऐसे बयानबाजी ना करें अशोक गहलोत की तरफ इशारा करते हुए। तो यहां पर उसके बाद भी अशोक गहलोत जब चुप हुए तो उनके साथी शुरू हो गए, उन्होंने मोर्चा खोल दिया सचिन पायलट के खिलाफ। और यहां पर अब रणदीप सुरजेवाला ने भी गिनाया कि उपलब्धियां गिनाई कि कांग्रेस ने क्या क्या करा, इतने कम उम्र में उनको क्या क्या मौके मिले सचिन पायलट को। लेकिन यहां पर यह भी नजरअंदाज नहीं आप इस बात का कर सकते कि सचिन पायलट की जो भूमिका थी, उनका योगदान था, उनके परिवार का जो योगदान था राजस्थान के लिए और कांग्रेस को उभारने के लिए, उपचुनाव की बात करें आप, या आप अगर एक तरफ ये बात बोलते हैं कि उनको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया तो कांग्रेस को भी उन्होंने बहुत कुछ दिया। मेहनत चुनाव बिल्कुल बिल्कुल बिना मेहनत के देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, और उनको अपनी मेहनत का इनाम मिला। लेकिन यहां पर अगर ये बात देखिए जो समझने की बात है, मुद्दे की बात है कि अगर एक तरफ कि जब कांग्रेस ने ये करा कि वहां की राजस्थान की जो पुलिस है उसके स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 2 एफआईआर कर दिए 124 ए के तहत और 120 बी के तहत, राजद्रोह का मामला और षड्यंत्र रचाने के लिए कि आप सरकार गिरा रहे हैं यहां पर। और उसमें साथ साथ कि ये एक प्रतिष्ठा को चोट लगी बिल्कुल यहां पर, क्योंकि यहां पर ये जब वहां के चीफ विप को महेश जोशी को बोला गया कि आप भी अपनी स्टेटमेंट आके रिकॉर्ड करें, और सबको बोला गया सचिन पायलट, तो यहां पर सीधी बात है कि एक तरफ पहले पोस्टर फाड़े गए सचिन पायलट के, फिर पंचायती राज मंत्रालय जो उनके तहत आता है। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सवाल का जवाब आगे आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। बात करेंगे गहलोत के गेम प्लान की कि क्या जिस तरह से पूरा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही गेम प्लान है? चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त उससे पहले एक ब्रेक का है। में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। अपनाएं इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस विकास की कल्पना की थी, उसके केंद्र में गांव थे।
बापू की राह पर चलते हुए उनके सपनों को साकार कर रही है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाली एक क्रांतिकारी योजना का देश में पहली बार क्रियान्वयन होने जा रहा है। किसानों और पशुपालकों को मिले अतिरिक्त आय और रोजगार का सीधा लाभ। इसी उद्देश्य के साथ हरेली त्योहार के शुभ दिन 20 जुलाई 2020 से शुरू होगी छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना। सरकार 2 रुपए प्रति किलो के दाम पर पशुपालकों और किसानों से गोबर खरीदेगी, जिसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाएगा। इससे जैविक और शून्य बजट खेती को बढ़ावा मिलेगा। गोधन न्याय योजना उसी दिशा में उठाया गया एक और कदम है। हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत देंगे और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता की एक और मिसाल है। सेवा जतन इरादा है, न्याय का वादा है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। महामारी के बीच महाविनाश की आहट, धरती पर गिरेगा आसमानी संकट। पृथ्वी से टकराएगा खतरनाक उल्कापिंड। क्या 2020 में धरती होगी खत्म? देखिए रात 9 बजे महाविनाश की आहट। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बेटी, बीवी या माँ, हमारी लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के सह प्रायोजक है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। राम मंदिर पर शरद पवार का तंज, कहा कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना, अगर ऐसा होता तो पीएम करें भूमि पूजन। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की भेजी गई थी तारीख।
महाराष्ट्र में 3 लाख के पार कोरोना मरीज, मुंबई में 1 लाख से ज्यादा केस। देश का पहला शहर बना मुंबई, जहां 1 लाख के पार गया कोरोना का संक्रमण। राजस्थान में सियासी संकट के बीच दिग्विजय की सचिन पायलट को सलाह, कहा सिंधिया जैसा कुछ ना करें, न छोड़े देश की सबसे पुरानी पार्टी। डिलीवरी मिलते ही राफेल को मोर्चे पर उतारने की तैयारी, एयरफोर्स बना रही रणनीति। एयरफोर्स कमांडर्स के साथ एयर चीफ मार्शल की बैठक। और दिल्ली के मिंटो रोड पर पानी में ड्राइवर की डूबने से हुई मौत। जलभराव से मौत पर बीजेपी ने घेरा तो बोले केजरीवाल, सरकार और एमसीडी सभी कोरोना में लगे थे। ऐसा लग रहा है मानो जैसे गहलोत के दांव पर पायलट की नाव डूब गई हो। गहलोत ने जिस तरह से एक एक करके पूरा ये जो मास्टर प्लान रचा, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि गहलोत का ही ये मास्टर प्लान था, क्योंकि पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया, पूरे घटनाक्रम का हमने जिक्र किया। जहां चर्चा हो रही है वहां अशोक गहलोत की चर्चा हो रही है, जहां देखो वहां अशोक गहलोत पहले नजर आते हैं। यहां तक कि कल रात को भी अशोक गहलोत ही राज्यपाल के पास जाते हैं, 102 विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपते हैं। बीजेपी को झटका लगता है और कहीं ना कहीं वो साबित करते हैं कि उनके पास बहुमत है। गहलोत हर चीज में आगे आ रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाने हो, मंत्रियों को मंत्री तो बना दिया गया लेकिन उनसे काम नहीं करवाया गया। कहीं ना कहीं एक एक करके सारी चीजें ऐसा लग रहा है मानो जैसे पूरा एक गेम प्लान हो। इस पूरे ये जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, सियासी हलचलें राजस्थान में देखने को मिल रही है, मानो जैसे इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर ली गई हो। अब बस उस स्क्रिप्ट का एक एक कर एक एक दिन के हिसाब से पन्ना पलटता जा रहा है। हमारे खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अजय वर्मा जी हैं, विपिन शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विपिन जी, ब्रेक में जाने से पहले आपसे चर्चा चल रही थी, आपने सवाल का जवाब अभी तक नहीं पूरा दिया है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हमने हमारे दर्शकों को दिखाया और जो संभावनाएं जताई जा रही है, क्या ये अशोक गहलोत का ही गेम प्लान था, पूरा स्क्रिप्टेड था पहले से, जो अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ कथनी और करनी में देखिए फर्क कितना है। आप कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि यहां पर एक तरफ क्या व्यक्ति बड़ा है या पार्टी बड़ी है या कुर्सी बड़ी है, कि अगर सही मायने में पार्टी बड़ी है तो आपको आला कमान की बात सुननी चाहिए थी कि एक तरफ आला कमान आपको निर्देश दे रहे हैं, आपको हिदायत दे रहे हैं कि आप फालतू की बयानबाजी ना करें, कि जिससे कि अंदरूनी कले और सामने उभर के आए कि आप सचिन और खेमे, तो सबको पता है कि कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा है कांग्रेस का। और क्योंकि उसका कारण यह है कि कांग्रेस का एक अगर पीछे जाए आजादी के बाद तो सरकारें इन्हीं की रही हैं, एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन आज कांग्रेस का क्या हर्षद हुआ है वो भी सबके सामने जग जाहिर है कि एक जमाना वो था कि 1998 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित की सरकार थी, 15 साल का राज था, तो वो भी सबके दुनिया के सामने कि बहुत बढ़िया समय था। लेकिन उसके बाद बार बार कि आप मध्य प्रदेश की बात लें, वहां कांग्रेस ने गलतियों से सीख नहीं ली और यहां दिग्विजय सिंह ये एक हिदायत देते हैं सचिन पायलट को कि आप सिंधिया के रास्ते ना चल पड़े, लेकिन अपने अंदर गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कांग्रेस को कि क्या कारण है। यहां पर मैं अशोक गहलोत की बात करना चाहूंगा कि एक तरफ कि जब आपके आला कमान वहां से आपको निर्देश आ रहे हैं, आपको बयानबाजी करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसका मतलब यह है कि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन तालमेल नहीं है या आप उनकी परवाह नहीं करते और आप खुलकर एक तरफ पोस्टर फाड़े जाएं सचिन पायलट के, उसके बाद एफआईआर का ये दर्ज कराना, उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय जो है जो सचिन पायलट के तहत आता था उसको भले ही कांग्रेस या राजस्थान की सरकार बोले कि कोरोना करके हमने उसको सील कर दिया, लेकिन ये भी सबके सामने है कि क्या कारण है। बार बार ये सब चीजें जो बढ़ रही थी उससे ये एक संकेत मिल रहे थे कि उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं वो चाहते थे नहीं कि एक कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, युवाओं को तवज्जो देना चाहते हैं, लेकिन यहां पर उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा था। सचिन पायलट उस तरह के नेता नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे थे, वो ये जो सुझाव दे रहे थे इतने समय से, निराश वो इसलिए हुए कि उनके सुझावों को अनसुना कर दिया गया और सही मायने में उनको साइडलाइन कर दिया गया और यही कारण था कि आपस में उनको बागी तेवर अपनाने पड़े
और नहीं तो सचिन पायलट, आप अगर वहां राजस्थान की आवाम से पूछे, उनकी जनता से पूछे, वो बिल्कुल सचिन पायलट के साथ है। वो समझते हैं कि ये पायलट परिवार का क्या योगदान रहा है राजस्थान में, और वो आज ये जिस तरह से ये गुटबाजी हो गई है कांग्रेस में खुल के जो सामने आ रहा है, उसके लिए मैं जो ये तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस आरोप लगाएगी कि भाजपा प्रलोभन दे रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, और खासकर राजस्थान की जो कांग्रेस की जो पूरी टीम है कि क्या कारण रहा है कि वो इस तरह से अंदरूनी कलह बढ़ते रहे, और जो नौबत ऐसी आ गई कि सचिन पायलट को बागी तेवर अपनाने पड़े। और यहां पर ये देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि करके तो भी गई, इस पर अजय वर्मा जी से सीधे जवाब ले लेते हैं। अजय जी, विपिन जी की भी बात आपने अभी सुनी होगी, जो विपिन जी ने कहा, जो हम भी आपको पहले कह रहे थे, हमारा भी आपसे वही सवाल था, विपिन जी ने भी सीधे साफ पूरा घटनाक्रम का जिक्र किया। सब कुछ पहले से प्लान्ड था, बीजेपी पर अब आरोप मढ़ा जा रहा है। बेशक बीजेपी की लगातार अब इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि आरोप जी कोई भी नहीं छोड़ता। बस एक बात बोलने दीजिए, मौका कोई नहीं छोड़ता। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मौका छोड़ा? अघाड़ी की सरकार बनी, वहां पर विचारधारा से आपने समझौता करा, नहीं तो एनसीपी की क्या विचारधारा है, शिवसेना की क्या, अजय जी से जवाब ले लेते हैं विपिन जी। जी विपिन जी, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी बताइए, विपिन जी की भी पूरी बात आपने अभी सुनी। अगर ये कैसेट अगर बंद हो जाए तो मैं सुनाऊं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, कोई कैसेट नहीं है अजय जी। देखिए छदम राष्ट्रवाद के जरिए ले कुछ जल्दी सत्ता में आ सकते हैं। जर्मन का उदाहरण आपने देखा, छदम राष्ट्रवाद के बाद जर्मन संसार की पहले 10 फर्स्ट कंट्रियों में आता था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 10 करोड़ से ज्यादा लोग वहां के नाजी हिटलर शासक की वजह से मारे गए संसार में। उसके बाद आज वो 100 कंट्री से ऊपर काउंटिंग आता है, उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। जर्मन की स्टाइल में ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, यहाँ 137 करोड़ लोग हैं, और यहाँ सब लोग ये चाहते हैं कि उनका व्यापार चले, उनकी रोजी मिले, वो कांग्रेस चलाए या बीजेपी चलाए। तो जब अतीत खराब था तो वर्तमान को मौका मिला। कांग्रेस की कुछ बुराइयां थी, 14 में लोगों ने छदम राष्ट्रवाद के लोगों को मौका दिया, ये लोग आए, इन्होंने कोशिश करी, लेकिन जितनी तेजी से ये आए हैं उससे ज्यादा तेजी से, चूंकि 5 ट्रिलियन की इन्होंने वादा करा था, 15 लाख का वादा अभी करा था। अजय जी वो चीज नहीं, अजय नहीं, ये हमें भी पता है, जनता ने ही आपको चुना है, हम भी जानते हैं। आप तभी इस समय राजस्थान में राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जनता नहीं चुना है, जनता की चॉइस है, ठीक है, वो हमें भी पता है। मेरे वरिष्ठ पत्रकार इतिहास की बातें सुना रहे थे, तो मैं उनका थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान बढ़ा रहा था। अभी इतिहास की जी आजादी के समय $1 1 रुपए था। आप अभी अर्थव्यवस्था पे प्रधानमंत्री ने बात करी, 40 रुपए का डीजल बीजेपी अर्थव्यवस्था पर अभी बात नहीं करते हैं, इतनी समय नहीं होती। आप कहाँ जा रहे हैं? जनता ने आपको चुना है, ये हम भी जानते हैं। अब हो सकता है विपिन जी के पास 82 रुपए हो, हमारे पास तो 82 रुपए है नहीं। अच्छा, बाबा थे, पौने 2 लाख के बाबा। अजय जी ये बात कहीं की कहीं और जा रही है, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते हैं। एक पौने 2 लाख के बाबा थे, वो कहते थे, वो आज 20,000 करोड़ के आदमी बन गए। वो भाग गए थे सिलवार सूट पहनकर। वो भी कहते थे कि भाइयों इस देश को बचाना है, बीजेपी को लाना है, चलो लिया है, कोई बात नहीं है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, राजस्थान के मामले पर एंकर महोदया सुन लीजिए, कांग्रेस की ना वहाँ कोई गलती थी, मजबूती से चुनी हुई सरकार चल रही थी, हर चीज में बढ़िया चल रहा था। देश की सरकार को जब ये लगा कि राजस्थान आगे बढ़ता जा रहा है, विकास के नाम पर कोविड में सफल होता जा रहा है, महंगाई के नाम पर, बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट तो बाद में देखने को मिला। जी नहीं, गहलोत खुद कह रहे हैं कि सचिन पायलट से उनकी 1.5 साल से बातचीत नहीं हुई। बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट वेरी फर्स्ट डे से, जब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, जब से बीजेपी ने कर्नाटक की सरकार गिराई, बीजेपी ने नोटिस पायलट के हाथ में थमाया, ये सब चीजें बीजेपी की तरफ से मतलब पायलट को नोटिस बीजेपी ने थमाया, पायलट को उनके पद से बीजेपी ने हटाया। ये आखिर आप लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास देश की सरकार, आपके वकील, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। अजय जी सीधी बात आप कह रहे हैं, बीजेपी ने फर्स्ट डे से किया है, तो पायलट को नोटिस बीजेपी ने थमाया, पहली बात। पायलट को पद से बीजेपी ने हटाया, दूसरी बात। पायलट से क्या 1.5-2 साल से बातचीत बीजेपी की नहीं चल रही, या फिर मुख्यमंत्री की बातचीत नहीं चल रही? देखिए, जब आपके घर में कोई डकैती डालने आएगा तो आपका दायित्व नहीं है कि डकैती होने से बचाएं,
वरना वो आपकी हत्या कर जाएगा, मार जाएगा, सब कुछ लूट के ले चलिए, जाएगा। अब किसी बात पे देवेंद्र जी का जवाब ले लेते हैं, बड़ी तो देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर जी मेरे देवेंद्र भाई जी, ये देवेंद्र जी, या फिर बोल दे, मैं खत्म तो कर दूं। अच्छा चलिए खत्म कर लीजिए। देवेंद्र जी आप 2 मिनट और रुक जाइए, जरा इनकी बात सुन लेते हैं पूरी। सरकार को देश के तानाशाहों से बचाने के लिए वो साम दाम दंडभेद करके कुचक रख रहे थे, सरकार गिरना चाह रहे थे। उसके लिए ये लोकतंत्र के तहत हमने काम करा, इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से काम करा। ये राजद्रोह का नोटिस, मुझे समझ नहीं आ रहा जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मतलब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। देवेंद्र जी, विपिन जी आपको समझ आ रहा है तो आप बता दीजिए ना, राजद्रोह का नोटिस बीजेपी ने भिजवाया है? मोदी जी आप ये आखिर कर क्या रहे हैं? क्यों चुनी सरकार गिरा रहे हैं? आप कोरोना से लड़िए, महंगाई से लड़िए, चाइना से लड़िए। चाइना फिर आप कहाँ की कहाँ बात ले जा रहे हैं? लड़ेंगे नहीं अजय जी, मुद्दा कुछ और चल रहा है, आप बार बार भटक के कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। जी, बस कांग्रेस से लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार गिराएंगे। अजय जी आप कहाँ का कहाँ पहुंच जाते हैं, मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ। राजद्रोह का जो नोटिस गया, एसओजी का जो नोटिस गया, या फिर उनके पद जो छीने गए, क्या बीजेपी ने छीने? नहीं। और अच्छा चलिए, ये भी चीज है। दूसरी पॉइंट, अब क्या स्टैंड है? क्या पायलट को आप अपना रहे हैं? पायलट, क्योंकि अब पायलट का भी आज बयान आया, उन्होंने कहा जिसको जाना है, जहां जाना है वो जाएगा ही। तो फिर अब आपका करंट स्टैंड क्या है? देखिए, हमारे नेताओं ने अनुरोध किया है पायलट साहब से कि आप कांग्रेस के अच्छे वर्कर हैं और आपको कांग्रेस ने आपकी महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा दिया। मुझे देख लीजिए, मैं अजय वर्मा पिछले 35-40 साल से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की प्रोडक्ट हूँ, कांग्रेस की प्रोडक्ट हूँ, लेकिन मुझे आज तक एमपी एमएलए नहीं बनाया। अच्छा, क्योंकि मतलब मेरे पास पायलट साहब नहीं थे। आप अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पायलट साहब को 26 साल की उम्र में लोकसभा, उसके बाद फिर पायलट साहब को एमएलए, फिर पीसीसी चीफ, उस उम्र में जिस उम्र में लोग नौकरी ढूंढते हैं, फिर कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में मंत्री, फिर उत्तर डिप्टी सीएम राजस्थान का और पीसीसी चीफ बना दिया, तो बहुत मिल गया। पायलट साहब बहुत देर से देवेंद्र जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय जी, देवेंद्र जी का भी जवाब ले लेते हैं। जी देवेंद्र जी, बड़ी देर से आपकी इच्छा हो रही है बोलने की, बोलिए। जी देवेंद्र जी, जवाब आपका स्टैंड। मैं भी सम्मान के साथ बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल, वो वैसे बहुत सुलझे हुए इंसान है और मैं समझ रहा हूँ उनकी बात कि वो हमेशा जो है डिबेट को चाइना पे या सेंटर में क्यों ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य है नहीं, सुलझे हुए आदमी है। बधाई देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, आप भी यही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले सवाल उठाने से एक बार अपने गिरबान में तरफ छाटना है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन जिससे पूछा है कि नोटिस कराने वाली आखिर उसको सरकार कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी की है या प्रदेश के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, या गहलोत जी की कौन सी नीति के तहत, या आपने देखिए एक और, मैं थोड़ा सा जो समय कम होता है डिबेट में, शॉर्ट्स में कुछ चीज आपको इशारा करना चाहता हूँ। 1980 से लेकर और 2000 तक, जून 2011 तक जो स्वर्गीय राजेश पायलट जी का कार्यकाल था कांग्रेस में, अगर एक नजर आप डाल के देख लें तो ये 26 साल का जो 26 साल में बता रहे हैं ना अजय जी, ये 26 साल का जो वो उम्र से सचिन की को जोड़कर जो हमने न दिया, मैं ये कह रहा हूं जो सचिन के पिता ने, जो ज्योतिराज सिंधिया, जो उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया थे, इस कांग्रेस को दिया है। अगर इसके बदले ये कुछ भी इन पार्टियों इनको दे देते, मैं आपकी याददाश्त दुरुस्त करने के लिए ये बता देना चाहता हूं कि जिनकी दलीलें तुम दे रहे हो, जिस सचिन के पास तुम सहानुभूति जता रहे हो, उस सचिन के कैरियर को बर्बाद कर आप खुशी मना रहे हो। वो राजस्थान का युवा, क्या वो किसी भी पार्टी में राजनीति कर रहा है? देखिए, आज मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मायावती जी ने बसपा की राजनीति करते हुए गहलोत को इशारा किया था कि आप इस गंदी राजनीति को बंद कर दें। ये आप कम से कम सोचने की अजय जी बात है कि राजस्थान का नंगा नाच आपको कहां कहां नंगा करेगा। आप चाइना की बात करते हैं, मैं चाइना पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। चाइना का जवाब यहाँ नहीं लेना देवेंद्र जी, चाइना का जवाब नहीं लेना, मैं चाइना की बात नहीं करे। समय सीमा हमारे पास कम होती है। किलोमीटर जमीन इसलिए दे दी, अभी इधर गहलोत की बात करते हैं। देवेंद्र जी, मायावती ने भी तो दगाबाज कहा है गहलोत को, बताकर और अपने जवानों की शहादत का बदला लेकर। चलिए, अभी विपिन जी से भी बात कर लेते हैं। जी देवेंद्र जी, विपिन जी, ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने है।
अब आगे क्या नजर आ रहा है, अब आगे क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अब अगर एक अहम बात देखी जाए तो कल पायलट की याचिका पर सुनवाई भी होनी है हाईकोर्ट में, तो अब आगे क्या देख सकते हैं, क्या संभावना जताई जा रही है? धुंधलापन था वो सब हट गया है। देवेंद्र जी एक मिनट आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे बोलने दीजिए। देवेंद्र जी एक मिनट। देवेंद्र जी एक मिनट जी, करा दो देवेंद्र जी के वीडियो का। कुछ नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले देखिए शुरुआत कैसे हुई। पहले जो सुझाव दे रहे थे संगठन को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष की तरह, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया, फिर आपस में और निराश होते रहे। उसके बाद एफआईआर का दर्ज होना, पोस्टर फाड़े जाना, पंचायती राज मंत्रालय को जो है बंद कर देना, सील कर देना, एक के बाद एक। उसके बाद देखिए आप, अब ये सबसे बड़ी गौरतलब बात क्या है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है उसमें कौन कौन सी जांच एजेंसी है वो देखिए आप। एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, और साथ में उसके साथ एटीएस है, एंटी टेरर स्क्वाड है, और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इसके साथ जो इसका जो पूरा अध्यक्षता करेंगे वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस करेंगे विकास शर्मा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक सुनियोजित तरीके से करा गया है कि ताकि मैं इसको जो अगर इसका पूरी बात का एक आंकलन करूं तो मैं ये समझूंगा और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये एक दबाव बनाने की प्रक्रिया है। क्योंकि निश्चित बात है कि अब आप देख रहे हैं कि अगर जमीन खिसकती हुई दिख रही है, क्योंकि मोहब्बत, जैसे कहावत है, मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है और मौका कोई नहीं छोड़ता। लेकिन ये राजनेताओं की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें तो वो हर चीज को जायज करार कर देते हैं। मैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक उसको जायज नहीं बोलूंगा कि अगर खरीद फरोख्त की बात होती है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अलग बात है कि वो जांच का विषय है। हर कोई स्वाभाविक है, एक दूसरे पे लांछन लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। भाजपा बोलेगी पहले आप अपनी अंदरूनी कले को देखिए, बार बार क्यों हो रहा है कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया विरोध करते हैं, वो बागी तेवर अपना लेते हैं, उसके बाद सचिन पायलट, उसके पहले असम की बात करिए आप, हेमंता बिस्वा शर्मा, इतने बड़े नेता थे, वो इतने किंग मेकर माना जाता था उनको, लेकिन उनको समय नहीं दिया, और उसके बाद ये हुआ कि वो दुनिया के सामने। लेकिन यहां पर मुद्दा ये है कि जब ये सुनियोजित, मैंने इसलिए भी बोला कि अशोक गहलोत की बात करें तो वो जब कांग्रेस चुनाव में गई, वो तो आज कुछ भी कोई बोल सकता है उठ के, लेकिन ये एक असली कड़वा सच है कि जब वहां पर आप 8 करोड़ जनता के पास गए वोट मांगने और आपने बोला कि चुनाव में हमारे को वोट दें, तो वहां पर सचिन पायलट का भी एक चेहरा था जिसको कोई छुटला नहीं सकता, नकार नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस और जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कि आप एक तरफ कथनी और करनी में जब फर्क करते हैं, बोलते हैं कि युवाओं को तवज्जो दी जाएगी, हमने संगठन को मजबूत करना है। यहां पर मैं जरूर राहुल गांधी की तारीफ करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें, जब वो आत्ममंथन करते हैं तो बोलते हैं कि संगठन को मजबूत करने का समय है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो महज कागजों में या कथनी में रह जाता है, अमल नहीं होता उस पर। यहां पर अभी मामला यह है कि जब एसआईटी का जो गठन हुआ है, मैं ये बोलूंगा कि यहां पर, क्योंकि ऐसे तो फिर अगर एसआईटी का गठन करना, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जब राजस्थान की पुलिस, जो उनकी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, उन्होंने 2 एफआईआर दर्ज करे, तो उस हिसाब से अगर वो जायज है तो इनकम टैक्स की जो रेट पड़ी है 24 अलग-अलग फाइनल। आप तीनों मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि समय सीमा अब हमारे पास इतनी और नहीं है आगे चर्चा करने की। आप तीनों खास मेहमानों से हमारी बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके जो अपनी जवाब बात नहीं रख पाए हैं उससे माफी चाहेंगे, लेकिन आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन ने पहले भी ये संभावनाएं जताई थी, पहले भी इस बारे में चर्चा की थी, आज सुदर्शन ने एक बार फिर इस बारे में चर्चा की है, संभावनाएं जताई हैं, और कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम है वो सीधे ये दर्शा रहा है कि ये सब गहलोत का ही गेम प्लान था जो अब एक एक करके सामने आ रहा है। ये पहले से पूरा वेल प्लान स्क्रिप्टेड थी, पूरी जो सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, और इस स्क्रिप्ट के एक एक पन्ने एक एक करके पलटते चले जा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम ध्यान दें इस बीच तो कल हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई भी होनी है, तो देखने वाली बात होगी कि सियासी उठापटक में अब आगे और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।